हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हैप्पी ईद ऑल ऑफ़ यू। ईद बहुत 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 मुबारक आप सब लोगों को। मेरी तरफ से बहुत अच्छी ईद हो आप सबकी, और मेरी ऐसी विशेज़, ऐसी ब्लेसिंग्स, ऐसी दुआएं हैं आप लोगों के लिए। आज है 25 मई। आज के करंट अफेयर सेशन लेके मैं आप लोगों के लिए आपकी दोस्त आज कंप्यूटर का वीडियो भी करूँगी मैं रात में। आपका मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट है कंप्यूटर, लेकिन करंट अफेयर भी दोस्तों उतना ही ज़रूरी है। प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कंप्यूटर के वीडियो को कंप्लीट वॉच, और साथ ही कंप्लीट वॉच करने के साथ साथ वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और कंप्लीट होने के बाद वीडियो शेयर ज़रूर करें। QCL को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, और जो हमारे अभी तक जितने सब्सक्राइबर हमसे जुड़े हुए हैं हम सबका दिल से थैंक्स करते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को भी हिट कर लें, और एक भी दिन का वीडियो मिस मत करें, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो दोस्तों शुरू करते हैं 25 मई का पहला क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय मंडल दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में राष्ट्रीय मंडल दिवस, कॉमनवेल्थ डे, कब सेलिब्रेट किया गया है? तो अभी 24 मई को मनाया गया है कॉमनवेल्थ डे, राष्ट्रीय मंडल दिवस। अब ये मनाया क्यों जाता है? 1819 में 24 मई को रानी विक्टोरिया का जन्म हुआ था। क्या बोल रही हूँ मैं? रानी विक्टोरिया बॉर्न इन 1819 ऑन 24 मई। तो 1819 में 24 मई को पैदा हुई थी रानी विक्टोरिया, और इन्हीं के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर मनाया जाता है कॉमनवेल्थ डे। अब ये जो राष्ट्रमंडल दिवस होता है ये कैसे? तो ये कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल असल में होता क्या? मंडली से बना है मंडल, और ये ऐसे राष्ट्र का ग्रुप होता है जो कभी ना कभी कॉलोनी रूल में रहे हैं, जो ब्रिटिश रूल के स्लेव रहे हैं, ग़ुलाम रहे हैं। ठीक है ना? तो कॉलोनी शासन रहा है जिन देशों में, वही कंट्री होती है राष्ट्रमंडल। ठीक है ना? तो जो कॉमनवेल्थ जो कंट्रीज़ हैं उनमें हमेशा जो अपॉइंट किए जाते हैं वो हाई कमिश्नर होते हैं, और बाकी देशों में जिनमें कॉलोनी रूल कभी नहीं रहा उनमें क्या होता है? उनमें एम्बेसडर्स अपॉइंट होते हैं। 54 दुनिया में ऐसी कंट्री हैं, 54 कंट्रीज़ हैं, यानी 54 देश हैं जहाँ पर कॉलोनी रूल रहा है। कॉलोनी रूल कहते हैं जहाँ तिजारत के सिलसिले से आए अंग्रेज़ लोग, यानी ब्रिटिश लोग, और उन्होंने फिर अपना वहीं पर हुकूमत भी करना शुरू कर दी। तो ये जो है ऐसे 54 देश थे दुनिया के अंदर, ठीक है, जिसमें ब्रिटिश रूल की बात कर रही हूँ मैं। ब्रिटिशर्स ने रूल किया था जिन देशों पर, ठीक है ना, ये बात। तो वो होते हैं कौन से? कॉमनवेल्थ कंट्रीज़, जिनमें हाई कमिश्नर अपॉइंट होते हैं। जैसे अपना देश भारत, कभी ना कभी ब्रिटिश रूल यहाँ पे भी था, और पाकिस्तान भी, क्योंकि भारत से ही पाकिस्तान बना है। ठीक है ना? तो ऐसे कंट्रीज़ होते हैं, तो ये याद रखिएगा। अब ये इम्पॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन था, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी स्काई ट्रीटी से किस देश ने बाहर निकलने की घोषणा की है? हाल ही में अभी स्काई ट्रीटी से किस देश ने बाहर निकलने की घोषणा की है? तो अभी स्काई ट्रीटी ये एक संधि होती है, स्काई ट्रीटी, स्काई यानी क्या? आकाश संधि। इससे बाहर निकलने की किस देश ने घोषणा की है? तो अमेरिका। इसमें क्या होता है? 35 कंट्रीज़ हैं इसमें, 35 कंट्रीज़, 35 देश हैं, और ये 35 देश एक दूसरे पर बग़ैर हथियारों के, विदाउट आर्म्स, यानी बिना हथियारों के एक दूसरे के देश पर नज़र रख सकते हैं, है ना? स्काई के थ्रू नज़र रख सकते हैं, मगर विदाउट आर्म्स,
बिना हथियारों के नज़र रखेंगे, ताकि एक दूसरे की निगरानी, नज़र मतलब निगरानी रखेंगे एक दूसरे की कंट्री पर। 35 देशों की संधि है, तो 35 देश एक दूसरे की कंट्री पे ये निगरानी कर सकते हैं, लेकिन बिना किसी हथियार, बिना किसी लड़ाई झगड़ा हथियार के। ठीक है, ये बात याद रखनी। मतलब लड़ाई झगड़ा तो मैंने एटलीस्ट हथियार, बिना हथियार के तो लड़ाई झगड़ा इसलिए कह दिया, मगर बेसिकली क्या, बिना हथियारों की निगरानी रखेंगे। यही होती है स्काई ट्रीटी, कोई यूज़ नहीं होगा आर्म्स का। ठीक, अब इससे किसने निकलने की बाहर घोषणा की है? अमेरिका ने। अब अमेरिका, यूएसए स्काई ट्रीटी में शामिल नहीं रहेगा, ये आपको बता दूं। तो ये अमेरिका का डिसीजन था। अमेरिका ने अपने सीनेट में एक बिल पारित किया है, जिसमें अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज ASE, अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में अब चाइनीज़ कंपनी जितनी भी हैं उनको डिलिस्टेड कर दिया गया है। यानी अब वो लिस्टेड नहीं है, जो रजिस्टर्ड कंपनी थी उनको डिलिस्टेड कर दिया, और नई कंपनी भी कोई रजिस्टर नहीं होगी अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में, सबको डिलिस्टेड कर दिया गया है। चाइनीज़ कंपनी, चीनी कंपनी जो भी थी, जो भी चीनी फर्म थी। ठीक है, तो ऐसा बिल पारित हुआ अमेरिकन सीनेट में, और ये अमेरिकन गवर्नमेंट का डिसीजन है ना। तो ASE में जो भी चाइनीज़ कंपनी थी अब वो डिलिस्टेड है, ये याद रखना है आपको। ये कल का क्वेश्चन था, चाइनीज़ कंपनी वाला मैंने कल ही बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी भारत और बांग्लादेश के बीच कितने नए आमद बंदरगाह शामिल हुए हैं? हाल ही में बांग्लादेश और भारत के बीच कितने नए, बांग्लादेश के बेसिकली बांग्लादेश, लेकिन यूज़ उनका बांग्लादेश और भारत अपना देश दोनों करते हैं। तो हाल ही में बांग्लादेश और भारत दोनों के मध्य कितने नए पोर्ट ऑफ कॉल्स यानी आमद बंदरगाह शामिल हुए हैं? तो 5 नए बंदरगाह यानी पोर्ट ऑफ कॉल्स इंक्लूड हुए हैं। कितने? 5 नए बंदरगाह शामिल हुए हैं भारत और बांग्लादेश के बीच। पहले ये 6 थे, क्या पहले ये 6 थे और अभी 5 नए बंदरगाह शामिल हो गए हैं, तो मिलकर कुल मिलाकर कितनी हो गई संख्या? 11। तो अभी जो पूछा जा सकता है कि नए कितने आमद बंदरगाह भारत और बांग्लादेश के, या सिर्फ बांग्लादेश नहीं आएगा, बांग्लादेश और भारत आएगा वैसे तो, लेकिन आ भी जाए खाली बांग्लादेश तो भी याद रखेंगे 5 नए बंदरगाह शामिल हुए हैं, जिनका यूज़ अपना देश भारत और बंदरगाह दोनों करेंगे। ये 5 नए पोर्ट ऑफ कॉल्स हैं और ये 11 हो गए हैं, नए 5 हुए हैं शामिल। टोटल संख्या पूछी जाए तो 11, 6 पहले थे। और ये आमद बंदरगाह यानी इसका मतलब ये है कि इनका यूज़ इंडिया और बांग्लादेश दोनों करेंगे। बांग्लादेश को भी मेडिसिन भी दी थी अपने देश भारत ने। बांग्लादेश के बीच और अपने भारत देश के बीच, दोनों के बीच जो संधि होती है वो कौन सी है? एक्सरसाइज होती है। कौन सी एक्सरसाइज होती है? संप्रति। और थोड़े दिन पहले ये संप्रति कहाँ आयोजित हुई थी? और भारत और बांग्लादेश की एक्सरसाइज है, ये मैंने आपको बताया था, ये आपको याद होना चाहिए। ये मेघालय में इसका एक्सरसाइज जो सैन्य अभ्यास स्थल था वो मैंने आपको बताया था कि कहाँ था, मेघालय। और संप्रति भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाली एक्सरसाइज है, ये याद रखना होगा। बांग्लादेश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कोविड-19 मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले यूज़ किया और ऐसा करने वाला ही सबसे पहला देश बन गया। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। करेंसी क्या है? टका। ढाका टका ढाका टका ढाका टका ढाका टका, याद रखना है, ढाका टका ढाका टका, ठीक है। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। और प्राइम मिनिस्टर तो ये हुई, और प्रेसिडेंट कौन हुए? अब्दुल्ला हामिद, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रोहित बघेल का निधन हो गया। ये कौन थे? रोहित बघेल भी एक एक्टर थे जिन्होंने एक रिसेंटली मूवी आई थी, हम छोटे, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन छोटे थे उस टाइम पे,
एक मूवी आई थी रेडी 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 मूवी थी, रेडी रेडी जो मूवी थी वो सलमान खान की थी और उसमें इन्होंने काम किया था सलमान खान के साथ। क्या नाम है इनका? रोहित बघेल। हाँ ठीक है, रोहित बघेल, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा, मुझे याद नहीं आ रहा कि ये रोहित या मोहित है, लेकिन 90% ये रोहित है। बघेल तो ठीक है सरनेम, ठीक है, लेकिन रोहित बघेल है। अगर ये मोहित हुआ ना तो मैं आपको अभी इन्फॉर्म कर दूंगी। पहले मैं आपको सारा कुछ डिलीवर कर दूं, फिर मैं चेक करके आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, क्योंकि रोहित और मोहित दोनों एक जैसा है। तो रोहित बघेल है वैसे तो, ये 99% तो रोहित बघेल है, लेकिन अगर ये मोहित हुआ रोहित की जगह तो मैं भी आपको इन्फॉर्म करूंगी। तो बहरहाल इनकी डेथ हो गई। इनको कैंसर था और सिर्फ 26 साल के थे ये, 26 ईयर्स ओल्ड थे और इनको कैंसर था और इनकी अभी डेथ हो गई। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी खुडोल पहल को दुनिया की कितनी कोविड-19 की शीर्ष पहलों में स्थान मिला है? हाल ही में किस राज्य की खुडोल पहल को कोविड-19 से लड़ने के लिए कितनी शीर्ष पहलों में, यानी कितने टॉप इनिशिएटिव्स में स्थान मिला है? किस राज्य की खुडोल पहल को कोविड-19 से लड़ने के लिए जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं उन टॉप इनिशिएटिव्स में कौन सा स्थान मिला है? तो किस राज्य की खुडोल पहल को, ठीक है ना? तो ये मणिपुर की खुडोल पहल है, मणिपुर की खुडोल पहल। और इसे अभी विश्व के टॉप 10 इनिशिएटिव्स में, यानी दुनिया की शीर्ष जो पहल की गई कोविड-19 से लड़ने के लिए, उनमें स्थान मिला है। क्वेश्चन क्या था? किस राज्य की खुडोल पहल को दुनिया की कितने शीर्ष पहलों में स्थान मिला है? तो 10 शीर्ष पहल, यानी टॉप 10 इनिशिएटिव्स में अभी इसको शामिल किया गया है, मणिपुर की खुडोल पहल। ये कोविड-19 से लड़ने के लिए एक एनजीओ था, याऑल, YAALL, याऑल, एक एनजीओ था याऑल। उसकी मदद से ये शुरू की गई थी। किसके लिए? हाँ, तो ये की गई थी LGBT के लिए, LGBT लोगों के लिए। कौन? लेस्बियन, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और गे। लेस्बियन, ट्रांसजेंडर, बाइसेक्सुअल एंड गे, जो ऐसे लोग थे उन्हें कोविड-19 से लड़ने के लिए ये पहल लाई गई थी, इनिशिएटिव लाया गया था। खुडोल नाम था इसका और ये मणिपुर की पहल है। मणिपुर की गवर्नर का नाम है नजमा हेमतुल्ला। कैपिटल क्या है इसकी? कैपिटल है इम्फाल। और एन वीरेंद्र सिंह कौन है? चीफ मिनिस्टर एन वीरेंद्र सिंह। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। लोकटक झील, लोकटक नेशनल पार्क, ये मणिपुर का याद रखिएगा। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में अभी फाइनेंशियल ईयर 2021 वित्तीय वर्ष 2021 में भारत में कच्चे तेल की गिरावट के मामले में केयर रेटिंग की क्या रिपोर्ट आई है? हाल ही में, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, हाल ही में केयर रेटिंग के डेटा के अनुसार भारत के वित्तीय वर्ष 2021 में कच्चे तेल की गिरावट से संबंधित क्या रिपोर्ट आई है? तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है कि देखिए कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, कंसेप्ट क्लियर रखना है आपको।
वित्तीय वर्ष 2021 यानी फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारत में कच्चे तेल की गिरावट हो सकती है और ये गिरावट 8.9% तक रहेगी। 8.9%, 8.9% तक भारत में कच्चे तेल की गिरावट हो सकती है। उसका कारण ये है कि भारत में कच्चे तेल का कंजम्पशन यानी संरक्षण नहीं हो रहा है। आपको मालूम है बाकी जितने भी एनर्जी रिसोर्सेज हैं सब में कंजम्पशन हुआ है, लेकिन अभी क्या है कि कच्चे तेल की गिरावट क्यों? क्योंकि इसका कंजम्पशन नहीं हुआ है और इंपोर्ट में जो कच्चे तेल का इंपोर्ट है उसमें 8.9%, 8.9% की गिरावट दर्ज की जाएगी। ये ऐसी रिपोर्ट आई है, ऐसा डेटा जारी हुआ है केयर रेटिंग का। केयर रेटिंग एक रेटिंग एजेंसी है। केयर रेटिंग्स एक रेटिंग एजेंसी है जिसने अभी भारत के कच्चे तेल के आयात, इंपोर्ट, कच्चे तेल के क्रूड ऑयल इंपोर्ट के बारे में ये रिपोर्ट जारी की है कि 8.9% की गिरावट हो सकती है क्योंकि कंजम्पशन में बहुत ज़्यादा कमी नहीं आई है, इसलिए तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे सर्वाधिक वेतन पाने वाली दुनिया की पहली एथलीट कौन बनी है? सर्वाधिक वेतन पाने वाली दुनिया की पहली एथलीट कौन बनी है? तो नाओमी ओसाका ये टेनिस प्लेयर हैं और ये जापान की हैं। नाओमी ओसाका ये टेनिस प्लेयर और जापान की हैं। इन्होंने सेरेना विलियम्स को भी पीछे छोड़ दिया है। सेरेना विलियम्स एक टेनिस प्लेयर हैं, वो भी उनको पीछे छोड़ दिया है और दुनिया की सबसे ज़्यादा सैलरी पाने वाली ये प्लेयर बन गई हैं। क्या नाम है इनका? नाओमी ओसाका। बेसिकली ये टेनिस प्लेयर है, ये भी आपको याद रखना होगा। कभी कभी पीएससी में क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो नाओमी ओसाका टेनिस प्लेयर हैं। इनको दुनिया की सबसे ज़्यादा वेतन यानी सैलरी पाने वाली ये एथलीट बन गई हैं, ये आप प्लेयर बन गई हैं, ये आप याद रखिएगा। जापान की पार्लियामेंट के बारे में पूछा जाता है। जापान की संसद है डाइट और जापान की करेंसी है येन और जापान की कैपिटल है टोक्यो। टोक्यो को तो आप कभी नहीं भूलते होंगे, टोक्यो ओलंपिक भी होने हैं। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक और टोक्यो के बारे में सुनते रहते हैं, अक्सर गानों में भी सुनते रहते हैं। जापान के बारे में तो मैंने आपको ये बताया, शिंजो अबे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। ये भी आपको याद रखना है, ध्यान से सुनते रहें बिल्कुल। क्वेश्चन देखिए ज़रा दोस्तों, हाल ही में अभी युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने अभी स्टार्टअप फंड शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करने के चलते स्टार्टअप फंड शुरू किया है? हाल ही में युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहन देने के लिए किस राज्य सरकार ने स्टार्टअप फंड शुरू किया है? तो ये कैसे भी क्वेश्चन आए, कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। तो अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी क्या शुरू किया है? स्टार्टअप फंड। और ये सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी की मदद से 15 करोड़ रुपए का उद्यमिता फंड यानी स्टार्टअप फंड शुरू किया है युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहन देने के लिए, उद्यमिता की ओर प्रोत्साहित करने के लिए युवाओं को, यंगस्टर्स को ये क्या अभी स्टार्टअप फंड यूपी स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू किया है। ठीक है, याद रखना है आपने। अभी युवा एक और आया था, ये तो युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहन देने के लिए है स्टार्टअप फंड। एक और भी शुरू किया था इसी नाम से। ठीक है, तो ये अभी फ़िलहाल आपको याद रखना है कि युवाओं को उद्यमिता के प्रोत्साहन देने के लिए ये शुरू किया है स्टार्टअप फंड।
15 करोड़ रुपए का है। सिडबी की मदद से इसको शुरू किया गया है, यूपी गवर्नमेंट ने शुरू किया है। उत्तर प्रदेश के 2 ऐप याद रखें। एक तो याद रखना है आपने, कौन सा, एक आया था प्रवासी मज़दूरों के लिए आया था, ये आया था राहत, प्रवासियों को राहत देने के लिए आया था। एक प्रवासी मित्र करके आया था, प्रवासी मित्र, एक सेकंड जस्ट मिनट, हाँ, प्रवासी राहत मित्र नाम का ये ऐप है। और एक और ऐप है, ये क्या है, इसका नाम है कोरोना कवच। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का बेसिकली ऐप था। सेंट्रल गवर्नमेंट के 2 ऐप आए थे, एक तो आया था कोरोना कवच और एक आया था आरोग्य सेतु। आरोग्य सेतु के बारे में मैंने अभी बताया था कि 6 महीने तक इसके डेटा को रख सकते हैं। तो आरोग्य सेतु को यूपी के सभी हॉटस्पॉट एरियाज़ पे डाउनलोड करना यानी इंस्टॉल करके रखना कंपलसरी कर दिया है यूपी गवर्नमेंट ने, ये भी याद रखिएगा। और कोरोना कवच वाला जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऐप था, वही यूपी गवर्नमेंट ने भी, ये कोरोना कवच का मतलब ये था कि कोरोना वायरस से इसमें पूरी तरह से लोगों को प्रोटेक्ट किया जाए और इनके सिम्टम्स, इनकी कंडीशन को जांचा जाए। तो कोरोना कवच नाम से ही पता लग रहा होगा आपको, ये केंद्र सरकार का ऐप था, यही यूपी गवर्नमेंट ने भी शुरू किया। तो ये बस दोनों ऐप, देखिए आरोग्य सेतु तो लगभग पूरे भारत में ही जो रेड जोन एरिया होंगे वहाँ पर ये बहुत यूज़फुल रहा, लेकिन यूपी गवर्नमेंट ने तो उसको लाजमी कर दिया कि इंस्टॉल करना, डाउनलोड इंस्टॉल करना ये लाजमी है। ये रेड जोन एरिया जितनी, मतलब हॉटस्पॉट एरियाज़ जो हैं कोरोना के। और साथ ही जो दूसरा ऐप आया था सेंट्रल गवर्नमेंट का कोरोना कवच, वो यूपी गवर्नमेंट का भी आया है, ये भी याद रखिएगा। और कोरोना से एक और चीज़ याद रखिए, कोरोना वॉच कर्नाटका गवर्नमेंट का ऐप था। कोरोना वॉच किसका था? कर्नाटक गवर्नमेंट का। बहुत सारे ऐप बताए मैंने आप लोगों को, ठीक है। तो कोरोना कवच बताया तो कोरोना वॉच भी बता दिया साथ के साथ आपको याद कराने के लिए। अब युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप फंड ये शुरू हुआ है। इससे पहले जो आया था वो क्या आया था? युवा उद्यमिता विकास अभियान, युवा उद्यमिता विकास अभियान, इससे पहले जो आया था। और ये जो अभी आया है, ये क्या है? ये यंगस्टर्स को, युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ये स्टार्टअप फंड शुरू हुआ है जो यूपी गवर्नमेंट ने किया है। अच्छा, यूपी गवर्नमेंट ने जियो कम्युनिटी किचन भी लॉन्च किए थे, गूगल के साथ सहयोग करके जियो कम्युनिटी किचन भी शुरू किए थे। वर्चुअल कोर्ट्स के थ्रू सुनवाई करने वाला पहला स्टेट बना भारत का, अपने देश का, यूपी। अच्छा, यूपी की एक और बात, जन सुनवाई पोर्टल इसका आया था, ये भी आपको मैंने बताया था, ठीक है। तो यूपी के बहुत सारी चीज़ें आई और यूपी के मामला तो आपको पता ही है, योगी आदित्यनाथ जी हैं चीफ मिनिस्टर, ये याद बहुत बार करवाया मैंने आपको और ये आपको याद हो भी गया होगा। और गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल, ये पहले एमपी की गवर्नर हुआ करती थी। ये पूछा नहीं जाएगा कि एमपी की गवर्नर हुआ करती थी, तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ। कैपिटल तो लखनऊ है और लखनऊ पूछ लिया जाए कि किस नदी के तट पर है तो गोमती रिवर, बैंक ऑफ गोमती रिवर। यूपी की जो है दुधवा नेशनल पार्क और जो है एक है सिंगलीला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और भी हैं कई सारी, मैंने आपको बताए हैं नेशनल पार्क में, तो वो आप याद रखेंगे। दुधवा नेशनल पार्क भी इसका याद रखेंगे। राजकीय पुष्प पलाश, राजकीय वृक्ष अशोका, राजकीय पशु बारहसिंगा और राजकीय पक्षी क्या है? सारस या फिर क्रोंच कह दीजिए, ठीक है। तो ये आपका यूपी के रिलेटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी एस्ले कूपर की डेथ हो गई, एस्ले कूपर का निधन हो गया, ये कौन थे? हाल ही में भी एस्ले कूपर का निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये ऑस्ट्रेलिया के टेनिस प्लेयर थे, ऑस्ट्रेलिया के बहुत प्रतिष्ठित यानी मोस्ट रेपुटेड टेनिस प्लेयर थे एस्ले कूपर। ये ऑस्ट्रेलियन टेनिस प्लेयर थे एस्ले कूपर और इनकी ये भी डेथ हो गई, इनका भी निधन हो गया। तो ये आपको याद रखना है, क्या नाम है? एस्ले कूपर और ऑस्ट्रेलिया के थे ये,
टेनिस प्लेयर थे, ये भी याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया ने जो प्लेयर्स बॉल को थूक या पसीना लगाकर चमकाते हैं उस चीज़ पर सबसे पहले बैन लगाया। और ऑस्ट्रेलिया कैपिटल ऑफ गेम्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी विश्व की, वर्ल्ड की कैपिटल ऑफ गेम्स कही जाती है, क्योंकि इस देश की 60 to 80% पॉपुलेशन ऑलमोस्ट पर वीक गेम्स में बिजी रहती है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की जो करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? स्कॉट मॉरिसन। स्कॉट मॉरिसन ये दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने हैं ऑस्ट्रेलिया के, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी आरामदेह मास्क किसने डेवलप किए हैं? हाल ही में अभी आरामदेह मास्क किसने विकसित किए हैं? तो CANS, माफ़ कीजिए, CANS, SN कर दिया, CANS, कैंस याद रखिए, याद हो जाएगा, वरना भूल जाएंगे, आगे पीछे हो जाएंगे वर्ड्स, मतलब लेटर्स आगे पीछे हो जाएंगे। तो CANS, कैंस याद रखिए, CN कैन और S कैंस। आपने देखा होगा जो भी मास्क यूज़ किए जाते हैं वो इतने टाइट होते हैं चेहरे पे कि चेहरे पे स्क्रैचेस पड़ने लगते हैं, ठीक है ना। तो ये जो लोग जो ग्लास यूज़ करते हैं, जो गॉगल यूज़ करते हैं, वो लोग भी आराम से इसको पहन सकते हैं। ये फेस पर उतना टाइट नहीं होगा, ये मास्क पहनना आसान रहेगा। और ये CANS ने डेवलप किए हैं। ये क्या है? तो ये है सेंटर नैनो एंड सॉफ्ट मटेरियल साइंस, सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मटेरियल साइंस, ये CANS की फुल फॉर्म है, सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मटेरियल साइंस। तो ये CANS का मतलब है, ठीक है, और फुल फॉर्म भी है। बहरहाल CANS कहेंगे, ये आगे पीछे ये मत सोचिएगा कि सेंटर फॉर नैनो बता रही हैं तो सेंटर फॉर नैनो और सॉफ्ट मटेरियल साइंस तो ये तो अलग हो गया, नहीं, ये CANS ही लिखा जाएगा और CANS ही है। इसलिए इस बात पर पूरा बिलीव करना है आपको। CANS याद रखेंगे और पूरा जो है इसका जो मैंने बताया है सेंटर फॉर नैनो सॉफ्ट एंड सॉफ्ट मटेरियल साइंस, ये भी याद रखेंगे, इसका मतलब यही है, ठीक है। तो चलें आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में अभी किस कंपनी ने अपने ऑफलाइन रिटेलर्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए किसके साथ समझौता किया है? हाल ही में अभी किस कंपनी ने अपने ऑफलाइन रिटेलर्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो सैमसंग ने। सैमसंग ये एक साउथ कोरिया की कंपनी है, साउथ कोरियन कंपनी है सैमसंग, और ये भी सेकंड नंबर का सबसे ज़्यादा अपने प्रोडक्ट सेल या ब्रांड्स बेचने वाला बनी थी कंपनी। सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर पे आईफोन, सेकंड नंबर पर सैमसंग वर्ल्ड में। और सैमसंग साउथ कोरियन कंपनी है। इसके जितने भी ऑफलाइन रिटेलर्स हैं उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए सैमसंग ने अभी फेसबुक के साथ समझौता किया है। फेसबुक के साथ समझौता कर लिया सैमसंग ने। अब ये ऑफलाइन रिटेलर्स जो हैं इनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी फेसबुक से जुड़ना कंपलसरी है। तो फेसबुक के बारे में बता दूं, अभी फेसबुक के बारे में मैंने आपको बताया था थोड़े दिन पहले, गिफ़ी का अधिग्रहण किया फेसबुक ने। गिफ़ी एक एनिमेटेड इमोजी बनाती है। इमोजी कीबोर्ड देखा होगा आपने, व्हाट्सएप वगैरह में आप लोग यूज़ भी करते हैं। फेसबुक के बारे में बताऊं, अभी थोड़े दिन पहले ही बताया मैंने आपको कि वर्चुअल शॉप्स शुरू किए थे व्यापारियों और उद्यमियों के लिए। वर्चुअल शॉप्स फेसबुक ने। इससे पहले फेसबुक ने आई फॉर इंडिया, कोविड-19 से लड़ने और कलेक्शन यानी फ़ंड जमा करने के लिए आई फॉर इंडिया पहल शुरू की थी। उससे पहले फेसबुक ने वी थिंक डिजिटल नाम का एक पहल शुरू किया था। वी थिंक डिजिटल, ये भी फेसबुक का एक पहल था, ठीक है। आई फॉर इंडिया से पहले वी थिंक डिजिटल और मोर टुगेदर अभियान भी फेसबुक का ही है। फेसबुक की एक करेंसी आई थी, कौन सी? लिब्रा। कौन सी आई थी? लिब्रा करेंसी। ये डिजिटल करेंसी थी फेसबुक की। मार्क ज़करबर्ग ये इसके CEO हैं।
कैलिफोर्निया में हेडक्वार्टर है फेसबुक का, 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से सब समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी संयुक्त राष्ट्र संघ में यानी यूएनओ में भारत का स्थायी रूप से प्रतिनिधित्व करने के लिए किसको चुना गया है? यानी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ में अब भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व करने वाले कौन बन गए हैं? तो ये हैं टी.एस. त्रिमूर्ति। इनको भारत का स्थायी प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र संघ में अपॉइंट कर दिया गया है। भारत ने अपने एक आईएफएस ऑफिसर जो 1985 कैडर के हैं, टी.एस. त्रिमूर्ति, इन्हीं को अपना स्थायी प्रतिनिधि बनाकर यूनाइटेड नेशन में अपॉइंट किया है। ये अपॉइंट हो गए हैं यूनाइटेड नेशन में। कौन? टी.एस. त्रिमूर्ति भारत के स्थायी प्रतिनिधि के पद पर। बता दिया आपको आईएफएस का कौन सा कैडर है, सब बता दिया। अब बात यूएनओ की है। यूएनओ का जो यूएनओ डे 24 अक्टूबर, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। एंटोनियो गुटेरस सेक्रेटरी जनरल हैं यूएनओ के और हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केविन मेयर अभी किसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं? हाल ही में केविन मेयर किसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं? तो टिकटॉक है, एक ऐप है और कंपनी है, चाइनीज़ है ये। टिकटॉक चाइना का है और अभी इसी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं केविन मेयर। चाइनीज़ कंपनी है ये टिकटॉक, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपना एक स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड लॉन्च किया है? हाल ही में किस देश ने अपना स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड लॉन्च किया है? ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड ये भी किसने लॉन्च किया है? तो ये भी लॉन्च किया है जापान ने, स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड। ये अगर भूल जाएं तो सोस याद रखिए, सोस, स्पेस ऑपरेशन सोएस याद रखिए। एस का मतलब स्क्वाड, ये भूलना नहीं है। स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड ये किसने? जापान ने शुरू किया है। और ऊपर अभी मैंने जापान के बारे में सब बताया है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं और एक लास्ट क्वेश्चन जो मोस्ट इंटरेस्टिंग इसको जो है ले लेते हैं। हाल ही में किस देश में दुनिया की सर्वाधिक तेज़ इंटरनेट स्पीड दर्ज की गई है? हाल ही में दुनिया के किस देश में इंटरनेट की सबसे तेज़ स्पीड दर्ज की गई है? तो अभी ऑस्ट्रेलिया में दुनिया की सबसे तेज़ इंटरनेट स्पीड दर्ज की गई है। कितनी है ये? 44.2 TB, 44.2 TB, 44.2 टेराबाइट। देखिए, एक होता है MB, वो होता क्या होता है? मेगाबाइट। एक होता है GB, गीगाबाइट, और एक होता है TB, टेराबाइट, ठीक है। तो TB टेराबाइट। तो अब ये टेराबाइट जो है ये भी स्पीड ये बहुत लेवल में होता है, बहुत स्टैंडर्ड होता है ये। तो 44.2 टेराबाइट इंटरनेट की स्पीड ऑस्ट्रेलिया में दर्ज की गई है और ये वर्ल्ड का नंबर 1 इंटरनेट स्पीड के मामले में कंट्री बन गया है। रोहित बघेल का नाम याद रखिएगा, वो रोहित बघेल ही हैं। ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है। दोस्तों, ये था करंट अफेयर। रात को मिलेंगे कंप्यूटर वीडियो के साथ, लेकिन वो लेट अपलोड होगा क्योंकि इंटरनेट डेटा की शॉर्टेज है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। बी स्माइल, कीप स्माइल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।